श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों के अंदर मैं राजस्थान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 10 के अंतर्गत एसएसटी पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हमने कई पार्टों में कुछ डिवाइस किया था। इस बुक को हमने कई पार्टों में डिवाइस किया था ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। जिसके अंतर्गत पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और अदर चीज जैसे स्वच्छ भारत अभियान पर है, कचरा ठोस प्रबंधन है और एक सड़क सुरक्षा पर है। तो ऐसे दो पार्ट हैं जो अदर में आते हैं। मेन जो सब्जेक्ट देखें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के जो यूनिट थी वो पूर्ण कर ली। आज हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, राजनीति। जैसे राजनीतिक विज्ञान की बात आती है तो 10वीं कक्षा के अंतर्गत है राजनीतिक विज्ञान में पहला चैप्टर लगता है लोकतंत्र। दूसरा जो चैप्टर लगता है वो है केंद्र सरकार, तीसरा जो है वो है राज्य सरकार। इसमें हम सबसे जो सरल टॉपिक है वो लेके चलते हैं ताकि ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आए। इसमें आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है, किन चीजों से बनी होती है, क्या क्या पार्ट। पॉलिटी की जहां बात आती है वहां बात आती है संविधान की। संविधान क्या है? किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का जो संग्रहण होता है वह उस देश का संविधान कहलाता है। और राष्ट्र जैसी जो चीजें होती है वो अमूर्त होती है क्योंकि भावनात्मक शब्द है। भावनात्मक शब्द है जो अमूर्त होता है और इसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम सरकार दो तरीके से होती है। पहला जो सेंटर में हो, केंद्र में हो, दूसरा जो प्रत्येक राज्य में अपनी। बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार है वो किसी एक पहलू का हिस्सा नहीं है। यह पहलू होती है तीन चीजों से। पहले होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है व्यवस्था बनाना, अर्थात कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह व्यवस्थापिका का हिस्सा होती है। कार्यपालिका का काम होता है व्यवस्था को लागू करना, व्यवस्था अर्थात कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम होता है अगर कोई व्यवस्था तोड़ता है अर्थात कोई कानून तोड़ता है तो उसको उसके संबंध में न्याय बताना, उनको दंड देना। ये काम होता है न्यायपालिका। इन तीन चीजों से क्या होती है, केंद्र सरकार होती है जो हमारे यहाँ मौजूद है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है संसद। संसद है वो भी तीन अंगों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनी होती है हमारी संसद, जहां हमारे देश के लिए कानून बनते हैं। ये कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है, और अगर कोई व्यवस्था तोड़ता है तो न्यायपालिका का काम नहीं है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, और उसके बाद जो आते हैं जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने कार्यपालिका में कार्य करते हैं हमारे यहाँ, वो तमाम आते हैं। इसमें एक जो प्रमुख पद होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। अगर केंद्र की बात करें तो महाधिवक्ता होता है, और राज्य की बात करें, राज्य सरकार की बात करेंगे तो उसमें होता है महान्यायिक। ये महाधिवक्ता क्या होता है? ये एक वकील की तरह होता है। केंद्र सरकार का क्या होता है? ये वकील होता है। न्यायपालिका की बात करें तो सबसे बड़ी जो न्याय है हमारी पालिका, उसका जो अंग है सुप्रीम कोर्ट। कैसे? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके नीचे जितने भी हैं वो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो इनके अंदर। इस प्रकार करके अगर हम तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा केंद्र सरकार कंप्लीट हो जाता है। आज बात करते हैं हम संसद की, संसद और संसद के अंग। संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, संविधान में कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, जैसे संख्या है 1, 2, 3, उनको हम आर्टिकल कहते हैं। उनके आगे बातें लिखी हुई है, हिंदी में हम से और इंग्लिश में से आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 7 में स्पष्ट लिखा है कि भारत में एक संसद, भारत में क्या होगी? संसद होगी। और उसी अनुच्छेद के अंदर बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 में लिखा है कि एक राज्यसभा होगी जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। आर्टिकल नंबर 81 में लिखा है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष एमपी अर्थात सांसद है वो लोकसभा के अंदर आएंगे, लोकसभा होगी। 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा। और अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि देश के अंतर्गत एक राष्ट्रपति भी होगा, और इन तीनों से क्या बनेगी? संसद बनेगी, जो भारत के लिए, जो राष्ट्र के लिए कानून बनाने का काम करेगी। बात करते हैं आज राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कि भी इनकी संख्या कितनी होती है, किस प्रकार व्यक्ति चुन के आते हैं, इनके पदाधिकारी क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। एक तरफ मैं लिखता हूं लोकसभा, और एक तरफ आ जाता हमारा राज्यसभा, लोकसभा की बात करें तो उसका देखते हैं इनके सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या है वो कितनी। लोकसभा की बात करें तो मूल संविधान के अंदर लिखा है, मूल संविधान में क्या लिखा है कि लोकसभा के अंदर अधिकतम 552 सीटें हो सकती है, और वर्तमान की बात करें तो सीटें हैं हमारी 545।
45 सीटें हैं, जिसमें से 13 है वो यूपी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, और 2 व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मन से मनोनीत करता है, और बाकी शेष बचते हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 530 बच गए हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, चुन के होते हैं। ये हो गए 545। अधिकतम 552 होते हैं और वर्तमान में 545 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो बच गए 7 हैं, ये जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, जो क्षेत्र इंडिया का था और 1947 के युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वहां से 7 सीटें हैं वो आज भी रिजर्व है। जब भी हमें वो क्षेत्र मिल जाएगा तो वहां से 7 व्यक्ति को निर्वाचित करके हम इसमें लोकसभा के अंदर बिठाएंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा। मूल संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 बताई गई है और वर्तमान में 245 है। मूल संविधान में 250 और राज्यसभा में, और वर्तमान में 245 बताई गई है, जिसमें से 245 में से 12 जो सदस्य होते हैं, 12 जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं 4 सेक्टरों से, 4 क्षेत्रों से। कौन कौन से? एक आता है साहित्य, सामाजिक सेवा, कला केंद्र और विज्ञान क्षेत्र। इनमें जिन लोगों ने महारत हासिल कर रखी है, इन क्षेत्रों से वो व्यक्ति 12 सदस्य आते हैं, वो राष्ट्रपति है वो चुन के है वो भेजता है। अब बात करते हैं इनके निर्वाचन, इनको चुना कैसे जाता है। इनकी निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो वैश्विक मताधिकार जिनको प्राप्त होता है, वहां से व्यक्ति क्या होते हैं, चुन के आते हैं, जिनको अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी कहते हैं। टोटल सांसद कितने हो गए? 545, जो भिन्न क्षेत्रों से जो प्रत्यक्ष वोटिंग है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से चुन के आते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुन के आते हैं, अनुपातिक जो मताधिकार है वहां चुन के आते हैं। और राज्य की जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा, उनके मेंबर होते हैं वो चुन के हैं वो यहां भेजते हैं राज्यसभा। निर्वाचन के बाद अगर बात करें इन क्षेत्रों की, इनमें हम सदस्यों की योग्यता देखते हैं। योग्यता वैसे योग्यताएं सभी में सेम ही आपको मिलेगी, जिसमें जैसे मान लो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो दिवालियापन घोषित नहीं होना चाहिए, किसी दाम के बदले नहीं होना चाहिए, ये चीजें सभी में समान मिलेगी। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर होता है उम्र का। उम्र सभी में अलग अलग पाया जाता है। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम है वो आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, कम से कम नहीं, कम से कम 25 वर्ष का तो व्यक्ति होना चाहिए लोकसभा में आने के लिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो होनी चाहिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष है वो होनी चाहिए। 30 वर्ष की होनी चाहिए। इनकी कार्यकाल की बात है, कार्यकाल समय अवधि क्या होती है? कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद यह लोकसभा पूर्णतः भंग हो जाती है। भंग का मतलब हो गया कि सभी सदस्य हैं वो नए फिर से क्या होते हैं? चुन के आते हैं। इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है। अगर कार्यकाल की बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
और इसमें से 2 वर्ष के बाद कुल संख्या का 1/3 भाग है वो व्यक्ति है वो नेम चुन के आ जाते हैं। इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होती, ये कभी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती है, ये चलती रहती है। इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा गया है, स्थायी सदन भी कहा गया है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। बुजुर्गों का भी सदन भी इसे कहा गया है। इसका दूसरा नाम ये लोकप्रिय सदन भी है, लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति चुन के आते हैं वो जनता के प्रत्यक्ष वोटिंग से आते हैं। हम वोट डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जिन व्यक्ति को हमें चुनना होता है, जिन व्यक्ति को हमें लोकसभा पहुंचाना होता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। अनुपातिक पद के द्वारा जिस प्रकार राष्ट्रपति चुना जाता है उसी प्रकार से। अब बात करते हैं इसके अधिवेशन की और आगे की प्रक्रिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई नहीं होगी, आगे देखते हैं। आगे बात करें तो इसके अधिवेशन की बात करें। अधिवेशन क्या होता है कि अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा के जो अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, वही उसको बुलाते हैं, वही स्थगित करते हैं। और कम से कम 2 बैठकों में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। लगातार 2 बैठक होती है उनमें 6 महीने का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके पदाधिकारियों की। पदाधिकारियों की बात करें तो लोकसभा के अंदर होते हैं 2 पद अहम होते हैं, अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। इसमें राज्यसभा में होते हैं सभापति, दूसरे होते हैं उपसभापति। याद करने वाली बात क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति होता है वह पदेन होता है उपराष्ट्रपति। अर्थात देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, जबकि जो उपसभापति है वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अब बात करते हैं इनके पदाधिकारियों का कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है जिसमें अध्यक्षता करनी होती है, जो जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करनी होती है, उनको नियमन करना होता है, उनकी व्यवस्था बनानी होती है। और कुछ समितियां होती है, राज्यसभा में समितियां होती है, लोकसभा में समितियां होती है, जैसे तर्क समिति होगी और बजट जो होता है लेखा समिति होगी। इस प्रकार जो समितियां होती है उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है अध्यक्ष। दूसरा खुद भी क्या होता है, कई समितियों के पदेन है वो अध्यक्ष होता है। पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का काम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को है वो विशेष बहुमत से संबंधित सदन में बिल पारित करके हटाया जा सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सभापति जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो सभापति को हटाने का जो बिल है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित। ये होगी इसकी कुछ अहम बातें, इनके निर्वाचन हो गया, सदस्य होंगे। अब आगे बात करते हैं सदन के कार्य, करते हैं संसद के कार्य। अभी तक हमने लोकसभा राज्यसभा कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो संसद बनती है उस संसद के कार्य क्या है, लोकसभा के क्या कार्य, राज्यसभा के क्या कार्य। कुछ एक को छोड़कर बात दोनों में समान ही महत्व दिया है। पहली बात करें हम विधेयक शक्तियों। विधेयक शक्ति में क्या है कि दोनों को ही समान रूप से दोनों को शक्तियां प्राप्त है। अर्थात ये है कि संसद है
जो ये संसद है, ये संसद अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो प्रेसिडेंट है, इनको मिलकर जो बनी होती है संसद, इन दोनों सदनों को विधेयक शक्तियों से संबंधित समान रूप से शक्तियां प्राप्त है। और इसमें जो आता है जैसे समवर्ती सूची, संसूची और अवशिष्ट सूची, इन तीनों से संबंधित सूची के जो कानून होते हैं, उन कानूनों का निर्माण है वो संसद कर सकती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करती है। अगर कोई भी लोकसभा के अंतर्गत आता है और वहां से पारित हो जाता है तो वह बिल आगे जाता है राज्यसभा। राज्यसभा के अंतर्गत अगर वो बिल पारित हो जाता है तो वह फिर से कहां आता है, लोकसभा के अंदर। लोकसभा का ये कर्तव्य है कि वह आगे बिल कहां पहुंचाए, राष्ट्रपति तक, क्योंकि अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रपति के बाद वह बिल या विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। किसी नियम को और किसी तथ्य को किसी विधेयक को कानून बनाना है तो हमें लोकसभा राज्यसभा के पारित करने के बाद अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के बाद ही क्या बन सकता है, कानून बन सकता है, वरना वह विधेयक रहेगा, बिल ही रहेगा। समवर्ती सूची, संसूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची के अंदर वो नियम लागू होते हैं जो राज्य सूची में संबंधित तीनों में भी कहीं पर भी नहीं आते। तो इस मामले में अर्थात विधेयक शक्तियों के मामले में कानून निर्माण की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को समान शक्ति प्राप्त। अब आता है संविधान संशोधन शक्ति 368, अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर ये लिखा है कि समय के साथ संविधान में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसलिए संविधान संशोधन जो शक्तियां हैं वो इस शक्ति के अंदर भी दोनों सभाओं को है, दोनों सदनों को है, वो समान रूप से शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को और राज्यसभा को। अर्थात अगर कोई संविधान संशोधन बिल लोकसभा में आया है तो वह राज्यसभा में भी जाएगा पारित होने के लिए। धन विधेयक की बात, मनी बिल की बात करें तो धन विधेयक एक ऐसा बिल है जिसमें सभी खर्चे होते हैं वो आते हैं। तो इसमें क्या है कि इस बिल को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसका कोई महत्व नहीं। लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन इससे पहले भी अगर ये बिल लोकसभा में आना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अर्थात अनुमोदन के बाद ही इस बिल को लोकसभा में लाया जा सकता है। वहां पारित होने के बाद इसे पारित माना जाता है, राज्यसभा में नहीं भेजा जाता। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिवाज के अनुसार लोकसभा के अंदर धन विधेयक अगर आता है तो वह राज्यसभा में भी जाता है और राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है और 14 दिन के अंदर इस बिल को वापस लोकसभा में लाना जरूरी होता है। राज्यसभा है 14 दिन ही अपने पास ले सकती है, लोकसभा के अंदर फिर उनको भेजना पड़ता है जो सुझाव के साथ। सुझाव मानना या ना मानना ये लोकसभा के स्वेच्छा पर निर्भर है, वो मान सकते नहीं। निर्वाचन मंडल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 45 और आर्टिकल नंबर 66 इन दोनों में लिखा है प्रेसिडेंट के चुनाव में और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर। राष्ट्रपति का चुनाव है 54 के अंदर और 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव है। इन दोनों चुनावों के अंतर्गत समान रूप से है वो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब आते हैं कार्यपालिका के नियंत्रण की बात करें, अर्थात क्या है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो संगठनात्मक व्यवस्था है, संस्थानात्मक व्यवस्था है। इसके अंदर होता यह है कि जो मंत्री होता है, जो मंत्री मंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, वह लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर व्यक्तिगत रूप की बात करें, मंत्री अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, जिम्मेवार होता है इसका। तो जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के अंदर इसका कोई महत्व नहीं है। मंत्री परिषद है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राज्यसभा केवल उनसे प्रश्न पूछ सकती है, बस
बस यही अधिकार दिया है। विशेषाधिकार की बात करें तो लोकसभा के बात करें तो लोकसभा को केवल ये धन विधेयक है वही विशेषाधिकार है, बाकी कुछ नहीं है। विशेषाधिकार प्राप्त है राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर आर्टिकल नंबर क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 ये क्या कहता है? 249 अनुच्छेद नंबर 249 कहता है अगर विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत केवल राज्यसभा ही राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। ये बात कहां की है? आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 312 क्या कहता है कि जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं इनके ऊपर नए पदों का सृजन है, नए पद बनाने का काम है, नए पदों का निर्माण संबंधी भारतीय सिविल सर्विस जितनी है उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत है नए पदों का निर्माण है तो केवल क्या कर सकती है? राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। ये है लोकसभा का कार्य पूछे तो आपको उसमें धन विधेयक से संबंधित है वो नहीं अच्छे तरीके से लिखना है, और राज्यसभा के बारे में पूछे तो आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और दोनों मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। आप सबको पता है संसद बनती है, और संसद से संबंधित अगर आ जाए कि संसद के कार्य बताइए तो आपको धन विधेयक लिखना होगा और ये चीजें भी लिखनी होगी। आर्टिकल संबंधित विशेष शक्तियां राज्यसभा से लिखनी होगी और धन विधेयक संबंधित भी संसद के कार्य के अंदर लिखनी होगी।